नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान सेवा नियम के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। क्या? राजस्थान सेवा नियम के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 500 क्वेश्चन का सेट हम लेके आए थे, जिनमें से ये पार्ट 5 है। ठीक है, पांचवा भाग है। 4 भाग हमने पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इनको हमने आपको लिए पहले करवा दिए, तो आप उनको देख सकते हैं। इसी प्रकार आपके टोटल ये हो जाएंगे 500 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद में आपके लिए लेके आएंगे हम जीएफ एंड एआर की। जीएफ एंड एआर के आपके लिए लेके आएंगे 400 क्वेश्चन। कितने लेके आएंगे? 400 क्वेश्चन। जल्दी इसके बाद में वीडियो आने वाली है, 3-4 वीडियो आएगी आपके लिए, आप देख सकते हैं। वैसे भी जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम आगे खिसकने वाली है, तो आपको इसी में फ़ायदा ही है। ये आपका 50 क्वेश्चनों का मैटर, 50 क्वेश्चंस का मैटर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। 25 क्वेश्चनों का मैटर तो आपके हो जाएगा इसमें आपके, क्योंकि राजस्थान सेवा नियम की ट्रिक भी हमने आपको दिखाई है और आपके लिए जीएफ एंड एआर की हमने आपको ट्रिक भी बताई है। तो इनको आप देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट वाइज डाली गई है। जूनियर अकाउंटेंट के ऑफिशियल पेपर जो पिछले सालों के हैं उनका विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ भी डाला गया है, उनको भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें और आपकी 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये पार्ट 5 है आपके, इसमें आपके पार्ट 5 है ये। ठीक है, पार्ट 5 की बात कर रहे हैं अपन। राजस्थान सेवा नियम के 500 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, उसमें पार्ट 5 है। कौन सा है? पार्ट 5। ठीक है, भाग 5, भाग 5। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके है ये, स्क्रीन पर कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दीजिएगा पढ़कर। वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर मकान किराया भत्ता राज्य कर्मचारी ले सकता है। बताइए, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर मकान किराया भत्ता राज्य कर्मचारी किस प्रकार ले सकता है? तो बताइए, दोनों स्थानों में जहां लाभदायक हो। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके? डी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। दोनों स्थानों में जहां लाभदायक हो, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपके बताना है कि मकान किराया भत्ता, ठीक है, मकान किराया भत्ता, यात्रा क्षतिपूरक भत्ता, चिकित्सा पुनर्मन भत्ता, ये सब मिलते हैं। अब ये किस में आते हैं? आपके रूल नंबर 144 में आते हैं। इसके भी तीसरे भाग में आते हैं। कौन से में आते हैं? रूल नंबर 144 3 में। किसमें? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अगर इसका आप डिटेल सॉल्यूशन देखोगे तो रूल नंबर राजस्थान सेवा नियम के आरएसआर के आरएसआर के आरएसआर के रूल नंबर 144 3 में है। ठीक है, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर मकान किराया भत्ता। तो कौन सा मिलेगा? दोनों स्थानों में जहां लाभदायक हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़कर आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। सेकंड क्वेश्चन, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर, क्या वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की बात हो रही है 144वें क्वेश्चन में। 144वां क्वेश्चन वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति से ही रिलेटेड है। पर अन्य भत्ते दोनों में से जहां का लाभदायक होता है ले सकते हैं। सही है, अभी बात करिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में। निम्न में से कौन सा भत्ता, ये भत्ता नहीं भत्ता है, पैतृक विभाग की दर के अनुसार दिया जाएगा? बताओ, किसकी दर के अनुसार दिया जाएगा? कौन सा इनमें से कौन सा भत्ता है जो पैतृक विभाग की दर के अनुसार दिया जाएगा, ये बताना है आपको। तो पैतृक विभाग की दर के अनुसार कौन सा भत्ता दिया जाता है? तो ये है आपके ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी, अर्थात महंगाई भत्ता। ठीक है, महंगाई भत्ता आपके करेक्ट आंसर है। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 144 2 में। किसमें? रूल नंबर 144 2 में कि पैतृक विभाग के दर के अकॉर्डिंग ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा। कब? जब वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आप पढ़कर और जवाब दीजिएगा क्या ऑप्शन सही रहेगा इसमें। तीसरा क्वेश्चन, राज्य कर्मचारी के वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर कार्य ग्रहण काल तथा वापस सेवा में आने पर कार्य ग्रहण काल किस प्रकार? मतलब इसमें जाने की, क्या जाने की और आने की बात हो रही है, तो वो कार्य ग्रहण काल है वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, आपको ये बताना है तीसरे क्वेश्चन में। तो ये आपके ये आने पर सरकार, ये गलत बात है। ठीक है, जाने पर वैदेशिक नियोक्ता, ये भी गलत बात है। तो आगे चलते हैं अपन थोड़ा।
सी और डी ऑप्शन देखते हैं। सी और डी ऑप्शन ये है। तो आने एवं जाने पर क्या हो जाएगा, ये है आने एवं जाने का दोनों का कौन भुगतेगी, वैदेशिक नियोक्ता। कौन भुगतेगी, आने और जाने का दोनों का कौन भुगतती है, वैदेशिक नियोक्ता। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 144(4) में। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 144(4) में। वैदेशिक सेवा में जब प्रतिनियुक्ति होती है किसी राज्य सरकार के कर्मचारी की, ठीक है, तो उसका आने और जाने का दोनों का जो भत्ता होता है कार्यग्रहण काल का, ठीक है, कार्यग्रहण काल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कार्यग्रहण काल की। तो उसमें कार्यग्रहण काल में वैदेशिक नियोक्ता उसका वहन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, वैदेश प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण काल की देयता की शर्त। क्या, कार्यग्रहण काल की देयता की शर्त की बात हो रही है। तो ये किस नियम के अंतर्गत आती है, कार्यग्रहण काल की देयता की शर्त आपके 144(a) में आती है। किस में आती है, 144(a) में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 144(a) या 144(1). ठीक है, 144(1) तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं 5वें पर। स्क्रीन के सामने आपके क्वेश्चन है, राज्य कर्मचारियों के वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर स्थानांतरण यात्रा भत्ता कौन सी संस्था वहन करती है तथा वापस राज्य सेवा में आने पर कौन सी संस्था वहन करेगी। जाने पर, भाई जाने पर कौन वहन करेगी और आने पे कौन करेगी। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, दोनों ही कौन करेगी, वैदेशिक नियोक्ता। ठीक है, आने एवं जाने का। अब उसमें क्या था, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कार्य ग्रहण काल की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे आपके स्थानांतरण भत्ते की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्थानांतरण यात्रा भत्ते की। तो कौन वहन करेगी, आपके विदेशिक नियोक्ता। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 144(4) में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन यह है आपके सामने स्क्रीन पर, प्रतिनियुक्ति पर विदेशिक सेवा में स्थानांतरण की शर्तों के अनुसार अवकाश एवं पेंशन अंशदान की दर के लिए नियम किसके लागू होंगे। तो यहाँ पे आपके देखो, आपके बात हुई थी अभी कार्य ग्रहण काल की, वो कौन करेगी, विदेशिक नियोक्ता। ठीक है, आपके बात हुई थी यात्रा भत्ता की बात हुई थी, स्थानांतरण यात्रा भत्ता कौन वहन करेगी, आने जाने का विदेशिक नियोक्ता। अब बात हो रही है आपके अवकाश एवं पेंशन अंशदान की दर। क्या, अवकाश एवं पेंशन अंशदान की दर। तो इनके लिए नियम किसके लागू होंगे, किसके होंगे, तो ये इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पैतृक विभाग के होंगे। किसके होंगे, जो पहले राज्य कर्मचारी का पैतृक विभाग होगा उसी के अकॉर्डिंग वहन किया जाएगा। ठीक है, वहन कौन करेगा, वैदेशिक नियोक्ता। कौन करेगा, वैदेशिक नियोक्ता। वैदेशिक नियोक्ता वहन करेगा, लेकिन नियम किसके अकॉर्डिंग आएंगे, मिलेंगे किसके अकॉर्डिंग, आपके पैतृक विभाग के अनुसार। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 145 में। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 145 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RSR के नियम है ठोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 7वां क्वेश्चन आपके ये 7वें क्वेश्चन में है, प्रतिनियुक्ति पर राज्य कर्मचारी बोनस अनुग्रह राशि और प्रतिनियुक्ति भत्ते में क्या विकल्प लेगा। बताओ, या तो बोनस अनुग्रह राशि या प्रतिनियुक्ति भत्ते में, इन दोनों में से क्या विकल्प ले सकता है। तो बताइए क्या लेगा। तो यह होगा आपके इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रतिनियुक्ति भत्ता लेने पर सरकार द्वारा घोषित बोनस। क्या, प्रतिनियुक्ति भत्ता लेने पर सरकार द्वारा घोषित बोनस। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है ये, रूल नंबर 144(6) में। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 144(6) में, प्रतिनियुक्ति भत्ता लेने पर सरकार द्वारा घोषित बोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 8वें पर। यदि वैदेशिक नियोक्ता के घोषित अनुग्रह राशि लेने का कर्मचारी विकल्प दे देता है। क्या, अनुग्रह राशि लेने का अगर कर्मचारी विकल्प दे देता है तो उसे कौन सी राशि की वसूल की जाएगी, तो उससे कौन सी राशि की वसूल की जाएगी, बताओ कौन सी राशि की। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रतिनियुक्ति भत्ते, किसकी बात कर रहे थे, प्रतिनियुक्ति भत्ते की। तो क्या वसूल की जाएगी उससे, प्रतिनियुक्ति भत्ते की। और ये किस में लिखा हुआ है, 144(6) में, रूल नंबर RSR के रूल नंबर 144(6) में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। हर वीडियो में हम आपके लिए कौन सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन से संबंधित नियम कौन सा है ये बताएंगे। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम निर्धारित अवधि कितनी होती है, भाई जब वैदेशिक नियुक्ति करते हैं तो मैक्सिमम नियुक्ति कितनी होती है, तो यह आपकी होती है 4 वर्ष। कितनी होती है, 4 वर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
मैक्सिमम कितनी होती है 4 वर्ष। ठीक है, कितनी होती है 4 वर्ष। और ये किस में लिखी हुई है आपके रूल नंबर 144 में, किस में लिखी हुई है रूल नंबर 144 में, RSR के रूल नंबर 144 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 10वां क्वेश्चन। और एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, जैसे 4 वर्ष इसमें मैक्सिमम होती है ना प्रतिनियुक्ति, ठीक है, तो ये 5 वर्ष भी होती है, किसके लिए होती है IB और CBI के लिए होती है। ठीक है, किसके लिए होती है IB और CBI के जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए 5 वर्ष की होती है। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है ये रूल नंबर 144 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम निर्धारित अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि कौन करता है, बताओ। 1 वर्ष की जो मैक्सिमम अधिकतम करी कितनी थी 4 वर्ष। ठीक है, IB CBI के लिए कितनी है 5 वर्ष। तो इनकी वृद्धि में 4 वर्ष से अधिक 1 वर्ष बढ़ाने पर वृद्धि कौन कर सकता है, तो ये आपके कौन करेगा प्रशासनिक विभाग। कौन करेगा प्रशासनिक विभाग। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम निर्धारित अवधि में मतलब 4 वर्ष में कितनी बढ़ा सकता है 1 वर्ष। ठीक है, और IB CBI के लिए अलग से होगी, IB CBI के लिए 2 साल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये 5+2 कर सकते हैं। ठीक है, तो किस में लिखा हुआ है रूल नंबर 144 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपके लिए। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम निर्धारित अवधि में 1 वर्ष से ज्यादा किसकी बात होती है, 1 वर्ष से ज्यादा की वृद्धि कौन कर सकता है, बताओ। वृद्धि, ये वृद्धि नहीं है वृद्धि है। ठीक है, 1 वर्ष से ज्यादा की वृद्धि मतलब 1 वर्ष की तो कौन कर सकते हैं प्रशासनिक विभाग। ठीक है, 1 वर्ष की कौन कर सकते हैं प्रशासनिक विभाग। तो 1 वर्ष से ज्यादा की वृद्धि कौन करेगा वित्त विभाग। ठीक है, कौन करेगा वित्त विभाग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि IB और CBI वालों के लिए कितनी होती है मैक्सिमम, कितनी होती है 5 वर्ष। 5 वर्ष में 2 साल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस में लिखा है रूल नंबर 144 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिनियुक्ति भत्ता, क्या प्रतिनियुक्ति भत्ता अधिकतम कितनी अवधि तक स्वीकृत किया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति भत्ता अधिकतम कितनी अवधि तक स्वीकृत किया जा सकता है, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। अभी मैंने आपको बताया कितनी 4 वर्ष के लिए, कितनी वर्ष के लिए कर सकता है 4 वर्ष के लिए, और 5 वर्ष किसके लिए IB और CBI के लिए। ठीक है, और इसको IB CBI वाले को 2 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, और ये 4 वर्ष में इसमें 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। कौन बढ़ाएगा प्रशासनिक विभाग। 1 वर्ष से ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे, क्या 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा वित्त विभाग। ठीक है, किस में लिखा हुआ है रूल नंबर 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कर्मचारी, क्या यदि कर्मचारी एक संगठन में प्रतिनियुक्ति पर, क्या यदि कर्मचारी एक संगठन में प्रतिनियुक्ति पर 4 वर्ष पूर्ण कर पुनः सेवा में लौट आता है तो उसे पुनः प्रतिनियुक्ति पर कितने वर्ष की राज्य सेवा मिनिमम करनी पड़ेगी। तो राज्य सेवा मिनिमम करनी अनिवार्य कितनी है ये बताना है। तो आपके कितनी वर्ष की मिनिमम सेवा करनी पड़ेगी, मिनिमम उसको 1 वर्ष, कितनी 1 वर्ष तो सेवा करनी ही पड़ेगी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। किस में लिखा हुआ है रूल नंबर 144 में, किस में लिखा हुआ है रूल नंबर 144 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार का, क्या भारत सरकार का सूचना ब्यूरो, मतलब IB और CBI की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी हो रही है IB और CBI की। ठीक है, कि प्रतिनियुक्ति भत्ते सहित अधिकतम अवधि कितनी होगी तथा कितने वर्ष की वृद्धि बिना वित्त विभाग की सहमति के कर सकते हैं। तो बिना वित्त विभाग की सहमति के बिना कितने वर्ष की होती है, तो मैंने आपको बताया 5 वर्ष मैक्सिमम होती है और 2 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा बी। और ये आपके किस में लिखी हुई है रूल नंबर 144 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा अन्य शर्तों लागू नहीं होगी, अर्थात राज्य सेवा के समान ही वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेगा। तो कौन सी संस्था में जाएगा जहाँ पे प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा अन्य शर्तें लागू नहीं होगी, अर्थात राज्य सेवा के समान ही वेतन भत्ते प्राप्त करेगा। तो कौन सा है वो, एक कौन सी संस्था है ऐसी, तो ये आपके सभी संस्था ऐसी है ये,
जो यहाँ पे बात हो रही है 15वें क्वेश्चन में, उपरोक्त सभी आएगा इसमें। सभी संस्था मतलब जिला परिषद में प्रतिनियुक्ति, पंचायत समिति और सहकारिता विभाग, तीनों की बात होती। क्या? जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद और आपके पंचायत समिति, ठीक है, और आपके सहकारिता विभाग। तो ये सभी, इनमें जो कर्मचारियों की सहकारी संस्था है उनकी इन तीनों की इंपॉर्टेंट है, तीनों की प्रतिनियुक्ति भत्ता शर्तें लागू नहीं होती, ठीक है। केवल क्या करेगा वो, प्रतिनियुक्त भत्ता की शर्तें लागू नहीं होगी, केवल राज्य सेवा के समान वेतन और भत्ता ही प्राप्त करेंगे जिला परिषद और पंचायत समिति और सहकारिता विभाग के कर्मचारी। क्या क्या? जिला परिषद, पंचायत समिति और सहकारिता विभाग के तीनों के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति भत्ता इनको नहीं मिलता, सिर्फ इनको वेतन एवं भत्ता ही मिलेगा। क्या मिलेगा? वेतन और भत्ता, ठीक है, वेतन और भत्ता ही मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? प्रतिनियुक्ति भत्ता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, को कर्मचारी के पेंशन राशि, कर्मचारी के पेंशन अंशदान की राशि को राज्य की कौन सी निधि में जमा कराई जाती है? कौन से नियम में प्रावधान निश्चित है, बताइए। तो कौन सी निधि में जमा कराई जाती है ये बताना है। पेंशन अंशदान की जो राशि होती है उसको कौन सी निधि में जमा कराई जाती है? तो यह आपके कराई जाती है संचित निधि में। किस में जमा कराई जाती है? संचित निधि में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नियम किस में है? ये संचित निधि नियम 145 में। किस में है? नियम 145 में क्या है आपके? संचित निधि, ठीक है। अवकाश एवं पेंशन अंशदान की दर को संचित निधि में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदेशिक सेवा, क्या? वैदेशिक सेवा यदि भारत में हो तथा अंशदान अवकाश वेतन की राशि के लिए भी दिया जाना चाहिए, कौन से नियम में है? तो अंशदान अवकाश वेतन की राशि के लिए भी दिया जाना चाहिए। वैदेशिक सेवा अगर भारत में ही हो तो उसके लिए कौन से नियम में ये लिखा हुआ है? तो यह भी आपको बताया मैंने, संचित निधि 145 में। क्या? 100 रूल नंबर कौन से में? 145 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि वैदेशिक नियोक्ता, क्या? यदि वैदेशिक नियोजक द्वारा पेंशन अंशदान चुकाने की सहमति नहीं दे तो अंशदान कौन सा वहन करेगा? कौन वहन करेगा, बताओ इनमें से कौन वहन करेगा पेंशन अंशदान? यदि विदेशी नियोजक द्वारा पेंशन अंशदान चुकाने की सहमति नहीं दे तो अंशदान कौन वहन करेगा इनमें से? तो कौन करेगा? आपके कर्मचारी। कौन करेगा वहन? कर्मचारी खुद वहन करेगा अगर नियोजक नहीं मानता। अगर मान लो विदेशी नियोजक अगर पेंशन अंशदान नहीं दे रहा तो आपके कर्मचारी खुद वहन करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 145 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेंशन अंशदान की वर्तमान दर की गणना किस किस राशि पर की जाती है? तो किस किस राशि पर की जाती है पेंशन अंशदान की गणना, बताइए। तो यह आपके मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% क्या होता है? मूल वेतन, ठीक है, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। क्या? महंगाई भत्ता, इनका क्या है? आपके 10%, ठीक है। इनका 10% होगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मूल वेतन या महंगाई भत्ते का। तो ये आपके हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके कि मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 10%। ये क्या है? पेंशन अंशदान की वर्तमान दर, ठीक है। क्या है? पेंशन अंशदान की वर्तमान दर, ठीक है। पेंशन अंशदान की वर्तमान दर क्या है? मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10%। सी ऑप्शन करेक्ट। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 145 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 145। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कर्मचारी 14 फरवरी 2022 को वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भिजवा दिया जाता है, परंतु वह दिनांक 20 फरवरी 2022 को वैदेशिक नियोक्ता के यहाँ कार्य ग्रहण करता है। उसके वित्तीय वर्ष 12-13 की अवधि का पेंशन अंशदान कितने माह का जमा कराना होगा? तो कितने माह का वो पेंशन अंशदान जमा कराएगा? बताओ कितने माह का कराएगा? भाई जब यहाँ पे अपने बात हो रही है कि 14 फरवरी 2012 को वो प्रतिनियुक्ति पर जाता है और 20
20 फरवरी 2012 को वैदेशिक नियोक्ता के यहाँ कार्य ग्रहण करता है, उसकी वित्तीय वर्ष 12-13 की अवधि का पेंशन अनुदान कितने? तो 14 फरवरी 2012 की बात हो रही है और फिर 20 फरवरी 2012 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ कार्य ग्रहण कर लेता है, वह दिनांक 20 फरवरी को कार्य ग्रहण कर लेता है, तो वह कितने दिन का अवधि का पेंशन अनुदान जमा कराएगा? कितने महीने का कराएगा बताओ, कितने महीने का कराएगा? ये रूल नंबर आपके 145 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? ये जो बात हो रही है अपने क्वेश्चन की, रूल नंबर 145 की बात हो रही है, और ये आपके लिए करवाएगा 2 माह का। कितने का करवाएगा? 2 माह का करवाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2 माह का। अब इसमें क्या होगा कि अब वो करता है कि मैक्सिमम अगर अपने, ये इसमें नियम होता है कि 20 ग्रेटर देन 15। ठीक है, इसका रूल नियम फॉलो करता है, ये आप 145 में देख लीजिए। ठीक है, रूल नंबर 145 में आप अगर इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा क्या कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन अंशदान के 1 माह के लिए की गई सेवा पेंशन अंशदान गणना माह में सम्मिलित नहीं माना जाता। पेंशन अंशदान के लिए, पेंशन अंशदान के लिए, पेंशन अंशदान के लिए 1 माह के लिए की गई सेवा का पेंशन अंशदान, भाई 1 माह की जो सेवा की जाएगी उसके लिए पेंशन अंशदान गणना माह में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, शामिल नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ 15 दिन के बाद की होती है ना, उसको जोड़ी जाती है। मैंने अभी आपको उसमें बताया, तो क्वेश्चन नंबर 15 दिन के बाद की जो होती है ना, उसको क्या की जाती है? जोड़ी जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 15 दिन तक क्या हो जाएगा? क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि 15 दिन तक के लिए माना जाता है। पेंशन अंशदान 1 माह के लिए, तो किसके लिए नहीं माना जाता? 15 दिन तक नहीं माना जाना जाता। 15 दिन से अगर अधिक है तो उसको जोड़ी जाती है। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है आपके? ये रूल नंबर 145। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण कर 12 मई 2012 को वैदेशिक नियोजक के यहाँ से कार्य मुक्त होता है तथा दिनांक 17 मई 2012 को राज्यसभा के पद पर कार्य ग्रहण कर लेता है, तो उसका वित्तीय वर्ष की सेवा का पेंशन अंशदान कितनी अवधि का दिया जाएगा? तो वित्तीय वर्ष के लिए कितना दिया जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। अब आपके ये बात हो रही है 12 मई 2012 को वैदेशिक नियोजक के यहाँ कार्य करता है और 17 मई 2000, तो 15 क्या है आपके? जो 17 दिनांक की बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात हो रही है 17 की, तो ये 17 है, ये किससे ज़्यादा है? 15 से। तो इसको कितने के लिए दिया जाएगा आपके? अभी मैंने बताया आपके लिए 2 माह के लिए। और अगर 15 से कम है, डेट अगर 15 से कम होती तो उसको नहीं जोड़ी जाती। ठीक है, क्या नहीं जोड़ी जाती? 15 से, अगर 15 तारीख से कम होती, उस महीने की 15 तारीख से कम होती है तो उसको नहीं जोड़ी जाती। ठीक है, और 15 तारीख से ज़्यादा है तो जोड़ लेते हैं, और कितना दिया जाता है? 2 माह का। ठीक है, पहले यहाँ पे कितनी तारीख थी? क्वेश्चन नंबर आपके 20 में 20 तारीख कितनी थी? 20 तारीख, तो उसको भी 2 माह का दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये किस में लिखा है? रोल नंबर 145 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्यों के बीच अवकाश वेतन एवं पेंशन के आवंटन के लेखों का समायोजन का सरलीकरण आरएसआर में कब से जोड़ दिया? तो कब से जोड़ा है भाई अवकाश वेतन एवं पेंशन के आवंटन का? केंद्र एवं राज्यों के बीच वेतन एवं पेंशन के आवंटन को लेखों का समायोजन कब से जोड़ा है? ये जोड़ा है आपके 29 जनवरी 1990 से। कब से जोड़ा है? 29 जनवरी 1990 से। 29 जनवरी 1990 से। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र एवं राज्य सरकारों में आपस में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर अवकाश वेतन किसके द्वारा वहन किया जाएगा? भाई केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी जब आपस में एक दूसरे के यहाँ प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं तो अवकाश का वेतन कौन वहन करेगा बताओ? तो खुद पैतृक विभाग कौन करता है? खुद पैतृक विभाग। जो कर्मचारी का पैतृक विभाग होगा, ठीक है, वही करेगा। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 145 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 145 में। कौन करेगा? पैतृक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार में आपस में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर अंशदायी भविष्य निधि का नियोक्ता अंशदान कौन वहन करता है? तो पहले अवकाश वेतन कौन करता है? पैतृक विभाग।
और अंशदायी अंशदायी भविष्य निधि, इसको जीपीएफ, क्या जीपीएफ को कौन वहन करेगा, इसको भी आपके पैतृक विभाग करेगा। कौन करेगा, पैतृक विभाग, ठीक है। पैतृक विभाग मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 145 में, आरएसआर के रूल नंबर 145। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम 145 ए के अनुसार, किसके अनुसार, 145 ए के अनुसार वेतन भत्तों आदि के बाहर संबंधित नियम जो अन्य राज्यों और केंद्र सरकार वेतन भत्तों के नियम राज्य और केंद्र सरकारों के पर प्रतिनियुक्ति पर लागू हैं। तो ये कौन से परिशिष्ट में है, परिशिष्ट बताना है आपको, कौन से परिशिष्ट में है वेतन भत्तों आदि के संबंधित नियम, किसमें है ये, परिशिष्ट 13 में। किसमें है, परिशिष्ट 13 में, ठीक है। किसमें है, परिशिष्ट 13 में। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 145 में, ठीक है, रूल नंबर 145। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन अंशदान राज्य सरकार छोड़ सकती है अथवा उसमें छूट दे सकती है, कौन से नियम में प्रावधान निश्चित है। पेंशन अंशदान राज्य सरकार छोड़ सकती है अथवा उसमें छूट दे सकती है, कौन से नियम में प्रावधान है, बताओ। तो यह है आपके नियम 148 में। किसमें है, नियम 148 में राज्य सरकार पेंशन अंशदान में छूट दे सकती है, मतलब छूट की शक्ति किसमें है आपके, छूट की शक्ति किसमें, रूल नंबर 148 में, ठीक है। 145 किससे संबंधित है आपके, ये आपके अवकाश पेंशन अंशदान से है, किससे है, पेंशन अंशदान से, ठीक है। रूल नंबर 149 किससे संबंधित है, अंशदान के बकाया ब्याज पर, किस पे है, बकाया अंशदान के बकाया पर ब्याज, ठीक है। और नियम 150 किससे संबंधित है आपके, वैदेशिक सेवाओं में अंशदान कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता, इससे संबंधित है। किससे, जो वैदेशिक सेवाओं में अंशदान है उसको कर्मचारी को देना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको रोक नहीं सकता, ठीक है, रोक नहीं सकता, ठीक है। वो तो किस में आएगा, 150 में। एक बार फिर बता देता हूँ, रूल नंबर 145 में अवकाश पेंशन अंशदान, ठीक है। नियम 148 में पेंशन अंशदान में छूट देने की शक्ति। रूल नंबर 149 में अंशदान के बकाया पर ब्याज। रूल नंबर 150 में वैदेशिक सेवा में अंशदान कर्मचारी द्वारा रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किस देश के अधीन प्रतिनियुक्ति कार्मिकों की पेंशन अंशदान वसूली की समाप्ति की गई है। तो वसूली समाप्त कहाँ की गई है, समाप्त की बात हो गई है, ठीक है। तो किस देश की बात हो रही है, किस देश के लिए समाप्त कर दी गई है, तो ये है आपके भूटान के लिए। किसके लिए समाप्त कर दी गई है, भूटान के लिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पेंशन अंशदान, ठीक है, क्या बात हो रही है, पेंशन अंशदान यदि कर्मचारी निरंतर 4 वर्ष वैदेशिक सेवा में रहता है तो प्रत्येक वर्ष की सेवा का पेंशन अंशदान कब तक जमा कराना होगा। भाई 4 वर्ष तक वो वैदेशिक सेवा में रह रहा है तो प्रत्येक वर्ष की सेवा का अंशदान कब तक जमा कराना था, हर वित्तीय वर्ष की 30 तारीख को, कितनी तारीख को, 30 अप्रैल को, हर वित्तीय तारीख के 30 अप्रैल को जमा कराना करता है। वित्तीय वर्ष, क्या, वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल को, ठीक है, वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वित्तीय वर्ष की सेवा का 30 अप्रैल तक क्या कराना होता है, उसको अंशदान जमा, ठीक है, क्या कराना होता है, अंशदान जमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य कर्मचारी जो सार्वजनिक निकाय संस्था में अंतर्लीन होते हैं उनमें विकल्प लेती है कि वह सरकार के पेंशन लाभ प्राप्त करेंगे या निकाय के नियमों के अनुसार भविष्य निधि का लाभ लेंगे। यदि कर्मचारी सरकार के पेंशन का विकल्प दे दे तो क्या शर्त होगी, बताइए। कर्मचारी सरकार के पेंशन का विकल्प दे रहा है, भाई सरकार के पेंशन का विकल्प दे देगा तो उसके लिए शर्त क्या होगी, तो ये शर्त होगी आपके बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कर्मचारी पेंशन पर लाभ ले सकता है परंतु निकाय के पास की गई सेवा का पूंजीकृत मूल्य यानी कि पेंशन का सारांशकृत मूल्य और आनुपातिक मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान और निकाय से वसूल किया जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा,
ये निकाय के पास की गई सेवा का पूंजीकृत मूल्य निकाय से ही से वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो पेंशन परिलाभ कैसे ले सकता है, निकाय के की गई सेवा का पूंजीकृत मूल्य निकाय से वसूल किया जाएगा। ठीक है, ये शर्त होगी। तो आपके क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों अभी तक अगर आप नए हो और आपने 5G टैक्स सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए RSR की ट्रिक, GF&AR की ट्रिक, ठीक है, और आपके RSR के 500 क्वेश्चन, GF&AR के 400 क्वेश्चन और जूनियर अकाउंटेंट के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ पिछले राजस्थान CET एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर, ASI, इनके सभी के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध है, उनको आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी को वह कितने वर्ष तक की सेवा पर स्थायी रूप से सरकार के नियंत्रण वाले निकाय में अंतर्लीन किया जा सकता है। तो एक राज्य कर्मचारी है, वो कितने वर्ष की सेवा करेगा जिसके बाद में उसको अंतर्लीन के लिए नियंत्रण वाले निकाय में दिया जाएगा। तो कितने कितने दिन की करेगा, तो वो कम से कम 25 वर्ष की, क्या कम से कम 25 वर्ष की कम सेवा वाले को, ठीक है, 25 वर्ष से कम सेवा वाले को क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके, ऑप्शन बी कम 25 वर्ष से कम सेवा वाले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, 25 वर्ष याद कर लेना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वैदेशिक संस्थान में कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना हो परंतु वैदेशिक संस्थान पेंशन अनुदान देने की सहमति नहीं हो तो कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में सहमति पर किस शर्त पर भेजा जा सकता है, बताओ भाई। वो वैदेशिक संस्थान में पेंशन अनुदान देने की सहमति नहीं कर रहा है कर्मचारी, तो कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में किस सहमति पर भेजा जाएगा, तो वो आपको भेजा जाएगा कर्मचारी जब तक पेंशन अनुदान जमा नहीं करा दे, तो यह आपके उसकी सहमति मांगी जाएगी। कर्मचारी द्वारा पेंशन अनुदान सेवा जमा कराने पर, कर्मचारी द्वारा पेंशन अनुदान सेवा जमा कराने की सहमति हो जाएगी जब भी उसको वैदेशिक नियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र एवं अन्य राज्य सरकार, क्या केंद्र एवं अन्य राज्य सरकार के बीच अवकाश वेतन, केंद्र एवं अन्य राज्य सरकार के बीच अवकाश वेतन एवं पेंशन के आवंटन के लेखकों नहीं है, ये लेखों का समायोजन करने के लिए, उसका सरलीकरण करने के लिए एक समिति गठित की गई। उसके सुझाव के आधार पर कौन सा निर्णय लिया गया, तो कौन सा निर्णय लिया गया है, आपके अवकाश वेतन के लिए देय उस विभाग द्वारा वहन की जाएगी, सही है। पर पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान स्थायी रूप से संबंध रखने वाले विभाग द्वारा किया जाएगा, सही है। अंशदायी भविष्य निधि का अंशदान पैतृक विभाग द्वारा ही वहन किया जाएगा, ये भी सही है। मतलब क्या हो जाएगा, आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी अवकाश वेतन के लिए देयता उस विभाग द्वारा वहन की जाएगी जिसमें कर्मचारी प्रस्थान करेगा। ठीक है, अवकाश वेतन विदेशिक न्योता देगा, पेंशन ग्रेच्युटी जो पहले से ही संबंध रखता है उस विभाग द्वारा, और अस्थायी भविष्य निधि कौन करेगा, पैतृक विभाग। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भेजने पर पेंशन अनुदान की दर निर्धारित करेगी, यह प्रावधान RSR के किस नियम में है, तो वैदेशिक सेवा में भेजने पर पेंशन अनुदान की दर निर्धारित रहेगी, किस में रहेगी ये बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी, कौन से नियम के अकॉर्डिंग होगी, तो ये होगी आपके रूल नंबर 146 के अकॉर्डिंग, किसके रूल नंबर 146 के अकॉर्डिंग। 145 में किस में बात होती है, अवकाश जो पेंशन अंशदान है उसकी बात होती है, अभी मैंने आपको बताया पहले किसकी बात होती है, पेंशन अंशदान की। ठीक है, अवकाश पेंशन अंशदान की 145 में बात होती है। 146 में आपके पेंशन अंशदान की दर किसकी बात होती है, पेंशन अंशदान की दर की बात किस में होती है, 146 में, ये रहा, तो आपके क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। 150 में क्या होगी, अंशदान कर्मचारी रोक नहीं सकेगा। ठीक है, कर्मचारी अंशदान नहीं रोक सकता। ठीक है, ये हो जाएगा। 144 में क्या आएगा, आपके वैदेशिक नियोजन से वेतन किस दिनांक से मिलेगा। ठीक है,
किस दिनांक से वैदेशिक नियोजन उसको वेतन देगा। ठीक है, ये किस में लिखा हुआ है आपके, किस में लिखा हुआ है 144 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 35वां क्वेश्चन। एक राज्य कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, वह कार्य ग्रहण काल का उपयोग करता है, उसे अवधि का पेंशन अनुदान किस पद के वेतन के समान वेतन की गणना पर दिया जाएगा। बताओ। एक राज्य कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, वह कार्य ग्रहण काल का उपयोग करता है, उसे अवधि का पेंशन अनुदान किस पद के वेतन के समान वेतन की गणना पर दिया जाएगा। तो किस पद के वेतन के समान दिया जाएगा बताओ। यह दिया जाएगा आपके पूर्व पद जिससे वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्व पद जिससे वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण किया गया है, तो ए ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब पेंशन अनुदान का दर वेतन इसी आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 36। वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर पेंशन अनुदान की बकाया पर ब्याज, पेंशन अनुदान के बकाया पर ब्याज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बकाया पर ब्याज किस आधार पर मिलेगा। पहली बात तो किस में लिखा हुआ है, नियम 149 में। ठीक है, निर्धारित है। तो 21 नवंबर 1989 से बकाया पर ब्याज की दर बतानी है। तो ब्याज की दर कितनी है 1% प्रति माह, कितनी है 1% प्रति माह। तो क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेंशन अनुदान की बकाया पर ब्याज नियम 149 में है। ठीक है, किस में है नियम 149 में, किस में है नियम 149 में, और कितना है 1% ब्याज है। ठीक है, बकाया पे कितना है 1% प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान अपने वैदेशिक नियोक्ता को पेंशन अनुदान चुकाने के लिए मना करता है, उस स्थिति में बकाया अनुदान की जिम्मेदारी किसकी रहेगी। बताओ। एक राज्य कर्मचारी यदि वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान अपने नियोक्ता को पेंशन अनुदान चुकाने के लिए मना करता है, उस स्थिति में बकाया अनुदान की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, किसकी रहेगी बकाया की जिम्मेदारी, खुद वैदेशिक नियोक्ता की रहेगी। किसकी रहेगी, वैदेशिक सेवा में जा रहा है तो उसकी वैदेशिक नियोक्ता की ही जिम्मेदारी रहेगी बकाया अनुदान की जिम्मेदारी। ठीक है भाई, कर्मचारी तो बकाया देगा ही देगा। ठीक है, पेंशन अनुदान, लेकिन जो बकाया रहेगा उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, वैदेशिक नियोक्ता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी वैदेशिक नियोजक की सेवा के दौरान प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए कौन सा परिलाभ प्राप्त नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता बताना आपको, कौन सा परिलाभ प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंशन एवं ग्रेच्युटी का नगद भुगतान, क्या पेंशन एवं ग्रेच्युटी का नगद भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता। और ये आपके रूल नंबर 151 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 151 में पेंशन और ग्रेच्युटी का नगद भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से बाहर, क्या भारत से बाहर वैदेशिक सेवा में अवकाश की स्वीकृति को नियमित करने के लिए सरकार और वैदेशिक नियोक्ता विचार विमर्श कर विशेष प्रावधान बना सकते हैं, कौन से नियम में है। तो सरकार और वैदेशिक नियोक्ता विचार करके भारत के बाहर वाले जो विदेशिक सेवा में स्वीकृति मिलती है अवकाश की, उसके लिए नियम बनाते हैं। तो कौन से नियम में है, तो यह है आपके रूल नंबर 153 में। किस में है, रूल नंबर 153 में। ठीक है, किसकी बात होती है, रूल नंबर 153 में भारत के बाहर वैदेशिक सेवा में अवकाश की स्वीकृति। क्या है रूल नंबर 153 में, भारत के बाहर वैदेशिक सेवा में अवकाश की स्वीकृति कौन बनाएगी, सरकार और वैदेशिक नियोक्ता दोनों विचार करके। ठीक है, क्या हो जाएगा रूल नंबर 153। अभी आपको 150वां बताया था। 150वें में क्या आता है आपके, अंशदान कर्मचारी नहीं रोक सकता। ठीक है, और 151वां भी बताया था मैंने, जस्ट क्या है 151वां आपके वैदेशिक सेवा के दौरान प्रतिनियुक्ति पर रह रहा है और कौन सा लाभ नहीं ले सकता, वो पेंशन एवं ग्रेच्युटी का नगद भुगतान का लाभ नहीं ले सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक राज्य कर्मचारी, किसकी बात हो रही है, एक राज्य कर्मचारी वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर है और उसे स्थानापन्न पदोन्नति मूल विभाग में दे दी। किसमें दे दी, मूल विभाग में पदोन्नति दे दी। तो वैदेशिक सेवा में उसकी पदोन्नति लाभ किस दिनांक से प्रभावी रहेगा। भाई, एक राज्य कर्मचारी वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर है
और उसका स्थानापन्न पदोन्नति मूल विभाग में दे दी, तो वैदेशिक सेवा में उसके पदोन्नति लाभ किस दिनांक से प्रभावी होंगे? तो किस दिनांक से प्रभावी होंगे बताओ? जब वो मूल विभाग में जिस दिनांक को स्थानापन्न पदोन्नत किया गया है, इस दिनांक से ही वैदेशिक सेवा में भी लाभ मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब से मिलेगा? मूल विभाग में जिस दिनांक को स्थानापन्न पदोन्नत किया जाएगा। और किस में है आपके? रूल नंबर 154 में। किस में है? रूल नंबर 154 में। दोस्तों आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उससे हम भी आपके लिए और अच्छे से GF एंड AR के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों इन क्वेश्चंस में सारा पूरा RSR क्लियर है। 500 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चनों के माध्यम से आप पूरा RSR पढ़ सकते हैं। हर क्वेश्चन में आपको नियम बताया गया है कि कौन सा नियम कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राज्य कर्मचारी को पंचायत समिति में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया है? पंचायत समिति में। ठीक है, 15 मई 2013 को कार्यभार दे दिया, मध्याह्न के पश्चात कार्य मुक्त कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? 15 मई 2013 को कार्यभार देकर मध्याह्न पश्चात कार्य मुक्त भी कर दिया। तो 21 मई 2013 को क्या? 21 मई 2013 को राज्य सेवा के पद पर कार्यभार ग्रहण करता है, तो उसकी राज्य सेवा में लौटने की तारीख क्या मानी जाएगी? बताओ, राज्य सेवा में उसकी लौटने की तारीख क्या मानी जाएगी? भाई मध्याह्न पश्चात की बात हो रही है ना, तो अगले दिन से गिना जाता है। किससे गिना जाता है? हमेशा अगले दिन से। ठीक है, तो 15 मई के में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? 16 मई। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा आपके? अगले दिन से माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा किसके दिन से लौटने की तारीख किससे मानी जाती है? जैसे 15 दिन को माना है तो पश्चात की बात हो रही है तो अगले दिन से। ठीक है, 16 मई 2013 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदेशिक नियोक्ता क्या? वैदेशिक नियोक्ता द्वारा वेतन एवं पेंशन अंशदान देना बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। वेतन एवं पेंशन अंशदान देना बंद कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा? उसका मतलब क्या है? कब से कर दिया? कब से कर दिया जाएगा? तो ये कर दिया जाएगा आपके जिस दिन से वह राज्य सेवा में कार्य ग्रहण करने की दिनांक से। कब से कर देगा? जिस दिन वह राज्य सेवा में कार्य ग्रहण संभाल लेगा। ठीक है, कार्य ग्रहण ज्वाइनिंग कर लेगा, मतलब जब से। ठीक है, जब से क्या माना जाएगा? उसको पेंशन देना और वेतन देना बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 156 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 156। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम बोर्ड इत्यादि से कर्मचारी राज्य सरकार के विभाग में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लगाए जाते हैं, उसकी शर्त एवं निर्देश अलग से प्रसारित किए गए आदेश प्रसारित करने की दिनांक बताओ कब से प्रसारित है? उसके आदेश कब से प्रसारित किए गए हैं? एक राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम बोर्ड इत्यादि से कर्मचारी राज्य सरकार के विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर किस पे लगाया गया है? विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाया है, तो उसकी शर्त और निर्देशों के लिए अलग से नियम है। तो उन आदेशों के लिए प्रसारित करने की दिनांक कब है आपके? 11 फरवरी 2007। क्या है? 11 फरवरी 2007। क्या है? 11 फरवरी 2007। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, 11 फरवरी 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार के सार्वजनिक उपक्रम या बोर्ड से कर्मचारी राज्य सेवा में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर किस शर्त पर आ सकते हैं? राजस्थान सरकार के सार्वजनिक उपक्रम या बोर्ड से कर्मचारी राज्य सेवा में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर किसी शर्त पर आ सकते हैं? किस शर्त पर आ सकते हैं भाई? कर्मचारी राज्य सेवा में विपरीत प्रतिनियुक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो किस शर्त पे आएंगे? कर्मचारी को अधिशेष घोषित नहीं किया गया हो। क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी को अधिशेष घोषित नहीं किया गया हो। क्या हो जाएगा? कर्मचारी को अधिशेष घोषित नहीं किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन है आपके विपरीत प्रतिनियुक्ति पर किस पर? विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि राज्य सरकार के कार्यालय में कार्य ग्रहण करने की दिनांक से कब तक सही होगी? बताओ कब तक सही होगी? कार्य ग्रहण करने की दिनांक से कब तक सही होगी? तो ये होगी आपके
प्रतिनियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी, सही है। 1 वर्ष के पश्चात 3 वर्ष तक की वर्दी की जा सकती है, ये भी सही है। 4 वर्ष की वर्दी वित्त विभाग कर सकता है, ये भी सही है, ठीक है। 1 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति की जाती है, उसके बाद में 3 वर्ष की वर्दी की जा सकती है। और अगर 4 वर्ष की वर्दी कौन कर सकता है? वित्त विभाग। तो 1 + 3 4, ठीक है, 1 3 4, क्या 1 3 4 याद कर लेना इसमें विपरीत प्रतिनियुक्ति पे। 1 वर्ष के लिए की जाती है, उसकी 3 साल तक वर्दी की जा सकती है, और 4 साल की वर्दी कौन कर सकता है? वित्त विभाग, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी को किस पद पर प्रतिनियुक्ति दी जा सकती है? तो विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी को किस पद पर प्रतिनियुक्ति दी जा सकती है? बताइए, किस पद पर दी जा सकती है प्रतिनियुक्ति? तो यह आपके दी जा सकती है, विपरीत प्रति पर कर्मचारी को किस पद पर प्रतिनियुक्ति दी जा सकती है? तो बताओ किस पद पर दी सकती है? समान एवं निम्न पद पर। क्या हो जाएगा आपके? समान या निम्न पद पर। क्या? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समान या निम्न पद पर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए, विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के वेतन भत्ते देने की क्या शर्त है? तो विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को कौन से वेतन भत्ते देने की शर्त किसमें है? यह है आपके राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम, पैतृक विभाग में जहाँ का कम हो। क्या? राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम जहाँ का पैतृक विभाग, अर्थात पैतृक विभाग जहाँ का कम हो, जहाँ का कम होगा वही दिया जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की कौन सी सेवा शर्त नहीं है? बताए, विपरीत प्रतिनियुक्ति की बात हो रही है, पिछले 5 क्वेश्चन से सिर्फ विपरीत प्रतिनियुक्ति की बात हो रही है, ठीक है। तो विपरीत प्रतिनियुक्ति आपके 157 में, किसमें है? 157 में। विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की कौन सी सेवा शर्त में नहीं है? तो कौन सी सेवा नहीं है बताइए? तो ये हो जाएगा आपके प्रतिनियुक्ति भत्ता वैदेशिक नियोक्ता के नियमानुसार, राज्य सरकार के नियमानुसार जो भी कम हो दिया जाएगा। प्रतिनियुक्ति भत्ता वैदेशिक नियोक्ता के नियमानुसार या राज्य सरकार के नियमानुसार जो भी कम हो दिया जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित स्थानीय निधियां में की गई सेवा का नियमन आरएसआर के कौन से नियम में है? तो स्थानीय निधियों की बात कौन से नियम में होती है? आपके अध्याय 1, बताओ कौन से में होती है? बताओ कौन से में होती है? राजस्थान सरकार द्वारा स्थानीय निधियों की बात, इसकी बात हो रही है, स्थानीय निधियों की बात हो रही है, ठीक है। स्थानीय निधियों की बात कौन से में होती है? 158 में होती है। किस में होती है? 158 में, ठीक है। किस में होती है? 158 में। 155 में क्या होती है? वैदेशिक सेवा में लौटने की तारीख, ठीक है। वैदेशिक सेवा में लौटने की तारीख किस में होती है? 155 में। और 144 ए में क्या होती है? वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें, प्रतिनियुक्ति की शर्तें, ठीक है। प्रतिनियुक्ति की शर्तें किस में होती है? 144 ए में। 155 में क्या होती है? लौटने की तारीख लिख देता हूं मैं, लौटने की तारीख। 157 में क्या होगी? नियमित संस्थान के मामले में सरकार को अंशदान की वसूली, किसकी वसूली होती है? अंशदान की वसूली, ठीक है। अंशदान की वसूली किस में होती है? आपके नियम 157 में। अभी मैंने आपको 157 में प्रतिनियुक्ति बताई थी, वो गलत है। प्रतिनियुक्ति की शर्तें 144 ए में आएगी। किस में आएगी? 144 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे स्थानीय निकाय जिन पर सरकार का पूर्ण एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। तो सरकार का पूर्ण एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण किन के ऊपर रहता है? बताओ। सरकार का, ऐसे सरकार का नियंत्रण जो जिन पर पूर्ण एवं, ऐसे निकाय जिन पर सरकार का पूर्ण एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है, तो वो आपके अध्याय 1 से लेकर 12 में आते हैं। किस में आते हैं? अध्याय 1 से लेकर 12 में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 1 से 12। क्या? राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 1 से 12 में जो होते हैं, उनका पूर्ण एवं प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किसका होता है? आपके स्थानीय निकाय होते हैं वो, ठीक है, वही स्थानीय निकाय।
आपकी स्थानीय निधि सेवा किस में आती है? स्थानीय निधि नियम 158 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी क्या? एक राज्य कर्मचारी जिसकी सेवाएं राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निकाय में पूर्ण रूप से स्थानांतरित की जाती है, तो उसके द्वारा पेंशन का विकल्प देने पर राज्य सरकार में की गई सेवा पेंशन अनुदान किस दर से संस्थान को जमा कराएगा? एक राज्य कर्मचारी किसकी बात होती है? एक राज्य कर्मचारी जिसकी सेवाएं राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निकाय में पूर्ण रूप से स्थानांतरण कर दी जाती है, उसके द्वारा पेंशन का विकल्प देने पर सरकार की गई सेवा का पेंशन अनुदान किस दर से कम जमा करा जाएगा? किस दर से जमा कराया जाएगा बताइए भाई। तो ये कराया जाएगा, यदि मैं जोधपुर अस्थायी निधि का सदस्य है तो राशि देय होगी समानता उस पर 2% ब्याज के साथ। क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूल नंबर 158 में, ये किस में है? रूल नंबर 158 में, यदि जोधपुर अस्थायी निधि का सदस्य हो तो उसके राशि समान देय होगी, उस पर 2% का ब्याज देय होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी को किसी सार्वजनिक निकाय में अंतर्लीन करने पर उसके पूर्व में जमा अवकाश आगे भी जमा रखने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, परंतु यदि निकाय के अधिकतम जमा अवकाश राज्य सरकार के जमा अवकाश से कम हो तो अंतर अवकाश क्या होगा? बताओ भाई। जमा अवकाश आगे भी जमा रखने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है अंतर्लीन करने पर, परंतु यदि निकाय के अधिकतम जमा अवकाश राज्य सरकार के जमा अवकाशों से कम है, किससे कम है? राज्य सरकार के अवकाशों से कम है, तो अंतर अवकाश क्या रहेगा? तो क्या रहेगा आपके? बताओ क्या रहेगा? ये रहेगा आपके अंतर अवकाश सरकार द्वारा नगद भुगतान दिया जाएगा। क्या होगा? सरकार द्वारा नगद भुगतान दिया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रूल नंबर 158। क्या हो जाएगा? रूल नंबर 158। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी राज्य कर्मचारी को किसी नियंत्रण वाले निकाय में अंतर्लीन करने की क्या शर्तें हैं? अस्थायी राज्य कर्मचारी को किसी नियंत्रण वाले निकाय में अंतर्लीन करने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? तो कौन सी शर्त आवश्यक है बताइए। तो ये पूर्व की सेवाएं, कौन सी? पूर्व की सेवाएं समाप्त कर पेंशन का लाभ किया जाएगा। पूर्व की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा और पेंशन का लाभ भी किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 158 में। किस में? रूल नंबर 158 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54, राजपत्रित अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाएं विभाग अध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष के कार्यालय में कब से रखी जाने लगी? तो राजपत्रित अधिकारी है, उनकी सेवा पुस्तिकाएं कहाँ रखी जाती है? कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के पास। कहाँ रखी जाती है? विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष के पास। तो ये कब से रखी जाती है? तो ये रखी जाती है आपके 1 जनवरी 1975 से। कब से रखी जाती है? 1 जनवरी 1975 से रखी जाती है। किसके पास? कार्यालय अध्यक्ष के पास। किसके पास रखी जाती है? राजपत्रित अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाएं कार्यालय अध्यक्ष के पास। ठीक है, तो 54 में क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, और ये किस में लिखा हुआ है आपके? सेवा अभिलेख। आप पढ़ोगे जब सेवा अभिलेख, सेवा अभिलेख कहाँ पे? आपके अध्याय 5 में, GF&AR के अध्याय 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, GF&AR नहीं सॉरी RSR। ठीक है, RSR के अध्याय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनांक 1 जनवरी 1975 से पूर्व राजपत्रित अधिकारियों की, अब 1 जनवरी 1975 तक के बाद तो कहाँ रखी जाती है? कार्यालय अध्यक्ष से, ठीक है, या फिर विभागाध्यक्ष के पास। ठीक है, लेकिन इसके पहले कहाँ रखी जाती थी? इसके पहले राजपत्रित अधिकारियों की कहाँ रखी जाती थी बताइए? तो ये पहले लिखी जाती थी महालेखाकार के पास। किसके रखी जाती थी? अकाउंटेंट जनरल यानी कि महालेखाकार के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा अभिलेख के संबंध में। क्या? सेवा अभिलेख के संबंध में नियम RSR में किस दिनांक से जोड़े गए? तो सेवा अभिलेख कब से जोड़े गए हैं आपके? ये 30 जनवरी 1981 से। कब से? 30 जनवरी 1981 से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सेवा अभिलेख 30 जनवरी 1981 से, और नियम 160 से 164। क्या? नियम 160 से और 164 के बीच में क्या आते हैं आपके? अध्याय 15। कौन सा अध्याय?
अध्याय 15 नियम 160 से 64 के बीच क्या आते हैं आपके सेवा अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य कर्मचारी की सेवा पुस्तिका नहीं बनाई जाती? तो बताइए इनमें से कौन सा कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सेवा पुस्तिका नहीं बना जाती? ठीक है, कौन से हैं? तो आपके पुलिस विभाग के सिपाहियों की नहीं बनाई जाती, सही है। ठीक है, क्या है, सही है। मुख्य सिपाही की भी नहीं बनाई जाती। अल्प अवधि के लिए नियुक्त कर्मचारियों की भी नहीं बनाई जाती, सही है। तो ए और बी सही है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी नहीं बनाई जाती, तो मतलब क्या हो जाएगा आपके डी ऑप्शन। ठीक है, पुलिस विभाग का सिपाही और मुख्य सिपाही की नहीं बनाई जाती। ठीक है, अल्प अवधि के लिए नियुक्त कर्मचारी की नहीं बनाई जाती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी नहीं बनाई जाती। क्या सेवा पुस्तिका किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 160। 160 किससे संबंधित है? सेवा पुस्तिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा पुस्तिका के संबंध में जो कथन सत्य है स्पष्ट करो। इनमें से कौन सा कथन सत्य है स्पष्ट करना है, सत्य की बात करनी है आपको। इनमें से कौन सा सत्य है? तो यह आपके सेवा पुस्तिका का मूल्य कर्मचारियों द्वारा वहन किया जाता है। सेवा पुस्तिका का मूल्य, सेवा पुस्तिकों का मूल्य, ये यहाँ पे सेवा पुस्तिकों का ये आपकी गलती हो जाएगा। ठीक है, कर्मचारी वहन नहीं करता इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सत्य नहीं है, ये क्या है? असत्य। क्या है? असत्य। इनमें से कौन सा असत्य है? ठीक है, तो असत्य बताना आपको सेवा पुस्तिका का मूल्य कर्मचारी द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, तो वहन नहीं करता कर्मचारी। ठीक है, कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति पर सेवा पुस्तिका बनाई जाती है, सही है। कर्मचारी के स्थानांतरण पर सेवा पुस्तिका भी स्थानांतरण कर दी जाती है, सही है। सेवा पुस्तिका डुप्लीकेट प्रति प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा पुस्तिका की डुप्लीकेट प्रति कितनी राशि पर बनाई जाती है? अगर खो गई हो सेवा पुस्तिका तो उसकी डुप्लीकेट अगर कर्मचारी को जरूरत हो तो उसको बनवाएं तो कितने में, कितने रुपए में बनेगी वो? कितने में बनेगी बताओ सेवा पुस्तिका? 2 रुपये प्रति पृष्ठ पे। किस पे बनती है? 2 रुपये प्रति पृष्ठ पे सेवा पुस्तिका बनती है। और 1 रुपये प्रति पृष्ठ पे सेवा विवरणी का बनती है। क्या बनती है? सेवा विवरणी का। ठीक है, और 2 रुपये प्रति पृष्ठ पे क्या बनती है? सेवा पुस्तिका। ठीक है, किसमें लिखी हुई है? रोल नंबर 161 में, सॉरी 161 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय अध्यक्ष की सेवा पुस्तिका का सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? एवं स्वयं कार्यालय अध्यक्ष द्वारा, कार्यालय अध्यक्ष से उच्च अधिकारी द्वारा, वित्त विभाग द्वारा, प्रशासनिक विभाग द्वारा। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? कार्यालय अध्यक्ष से उच्च अधिकारी द्वारा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? कार्यालय अध्यक्ष से उच्च अधिकारी क्या करेगा? खुद कार्यालय अध्यक्ष की सेवा पुस्तिका का सत्यापन। ठीक है, किस में लिखा हुआ है आपके ये? रूल नंबर 161 में। किस में लिखा हुआ है? 161 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा पुस्तिका में कौन सा विवरण अंकित नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा विवरण है जिसको अंकित नहीं किया जाता? सेवा पुस्तिका की बात हो रही है, तो कर्मचारी द्वारा लिए गए आकस्मिक अवकाशों का विवरण नहीं किया जाता। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मचारी द्वारा लिए गए आकस्मिक अवकाशों का विवरण नहीं किया जाएगा। जन्म तारीख लिखी जाती है, पहचान का चिन्ह भी लिखा जाता है, नियुक्त आदेश, स्थानांतरण, पदोन्नति विवरण भी लिखा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस में लिखा हुआ है? 161 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सेवा पुस्तिका संबंधित कर्मचारी को वर्ष में कितनी बार दिखाई देती है? कितनी बार दिखाई जाती है? तो कितनी बार दिखाई जाती है वर्ष में सेवा पुस्तिका कर्मचारी को? वर्ष में सिर्फ एक बार दिखाई जाती है। सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष में एक बार। और किस में लिखा हुआ है? रोल नंबर 161 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़कर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सेवा अभिलेख को संधारण करने के प्रावधान आरएसआर के किस नियम में है? तो सेवा अभिलेख मतलब सेवा पुस्तिका को संधारण करने का नियम किस में है? सेवा अभिलेख की बात हो रही है पूरे की, तो किस में है आपके? सेवा अभिलेख को 160 61 में। किस में? 160 61 में
सेवा से 160 और 161 में मेंटेन, संधारण का मतलब होता है मेंटेन यानी कि रख रखाव, ठीक है, मेंटेन रख रखाव करना, वंश 160 से और 161 तक, ठीक है। 154 से 57 में क्या आते हैं आपके राजकीय सेवा में पदोन्नति पर नियम, ठीक है। 154 में क्या होता है राजकीय सेवा में पदोन्नति प्राप्त करने के नियम, ठीक है। राजकीय सेवा में पदोन्नति पर जो वेतनमान मिलता है उसके नियम 154 में आएंगे। और आपके 164 में क्या आएंगे, 164वां नियम सेवा विवरणी का आएगा। नेक्स्ट आएगा आगे सेवा विवरणी का, ठीक है। जिनकी सेवा पुस्तिका नहीं बनती उनकी क्या बनती है, सेवा विवरण का, और किस में आती है, रोल नंबर 164 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी क्या, एक राज्य कर्मचारी विदेश सेवा में स्थानांतरण होने पर सेवा पुस्तिका इंदिराज एंट्री के लिए भेजी जाती है। किसके लिए भेजी जाती है, इंदिराज, इंदिराज मतलब एंट्री के लिए भेजी जाती है। तो एंट्री के लिए कहाँ भेजी जाती है, महालेखाकार के पास। किसके पास भेजी जाती है, महालेखाकार के पास। विदेश सेवा में अगर उसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो एंट्री के लिए कहाँ पर भेजेंगे उसको, महालेखाकार मतलब अकाउंटेंट जनरल, ठीक है। किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 162। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश सेवा में क्या, विदेश सेवा में स्थानांतरण होने पर सेवा पुस्तिका रखना संबंधित प्रावधान आरएसआर के किस नियम में है। स्थानांतरण पर सेवा पुस्तिका रखना, तो ये किसके नियम में है, ये रूल नंबर 162 में। किसमें है, रूल नंबर 162 में, ठीक है। विदेश सेवा में स्थानांतरण पर सेवा पुस्तिका रखना। और रूल नंबर 163 में क्या है, 25 वर्ष से सेवा के पश्चात पेंशन योग्य सेवा की गणना, ठीक है। 25 वर्ष की सेवा पश्चात पेंशन योग्य सेवा की गणना किस में आएगा, आपके रूल नंबर 163 में आता है। और 164 में क्या आती है, मैंने आपको बताई अभी, सेवा विवरणी का आती है। और रूल नंबर 161 में क्या आती है, सेवा पुस्तिका का संधारण, ठीक है। चलते हैं इसके ऑप्शन पर, ये ऑप्शन है इनके, ऑप्शन है तो क्या था अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन था अपने विदेशी सेवा में स्थानांतरण पर सेवा पुस्तिका रखने से संबंधित प्रावधान किस नियम में है। तो रखने से संबंधित प्रावधान आपके रूल नंबर 162 में। 163 में क्या है, 25 वर्ष की बात हो रही है, 25 वर्ष से की सेवा करने के पश्चात पेंशन योग्य सेवा की गणना। 164 में क्या है, सेवा विवरणी का, क्या है, सेवा विवरणी का। 161 में क्या है, सेवा पुस्तिका का संधारण, क्या है, सेवा पुस्तिका का संधारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिपाही या मुख्य सिपाही के सेवा विलेख के रूप में क्या रखते हैं। भाई जब उनका वो नहीं, सेवा पुस्तिका नहीं लिखी जाती, सिपाही, मुख्य सिपाही और आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी, इनके आपके सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती, तो उनके लिए क्या लिखते हैं, सेवा विवरणी का, क्या लिखते हैं, सेवा विवरणी का। और किस में आती है, रूल नंबर 164 में। किस में आती है, और सेवा पुस्तिका किस में आती है, रूल नंबर 160 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपसे, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा सेवा विवरणी का निम्न में से किसकी नहीं बनती। अब सेवा विवरण का किसमें से नहीं, किसकी नहीं बनती, अल्प समय के लिए नियुक्त कर्मचारी, क्या अल्प समय के लिए नियुक्त कर्मचारी होगा उसके लिए सेवा विवरण का भी नहीं बनती। जैसे सेवा पुस्तिका नहीं बनती ना, ऐसे सेवा विवरण का भी किसके लिए नहीं बनती, अल्प समय के लिए नियुक्त कर्मचारी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे संबंधित है, 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा विवरण का बनाने संबंधित प्रावधान आरएसआर के किस नियम में है। तो सेवा विवरण का के लिए मैंने बताया आपको रूल नंबर 164। 161 में क्या है, सेवा पुस्तिका का संधारण, क्या है, संधारण, ठीक है। 162 में क्या है, आपके वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर पुस्तिका का प्रमाणीकरण, क्या करना पड़ता है, वैदेशिक सेवा में अगर स्थानांतरण हो जाता है तो पुस्तिका का क्या करना पड़ता है, प्रमाणीकरण। किस में होता है, रूल नंबर 162 में, ठीक है। 163 में क्या होती है, 25 वर्ष की सेवा के पश्चात पेंशन योग्य सेवा की गणना किस में होगी, 25 वर्ष की सेवा के पश्चात पेंशन योग्य सेवा की गणना किस में होगी, आपके रूल नंबर 163 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान सेवा नियम के अनुसार प्रदत्त अधिकारियों के नियमन करने से संबंधित शर्तें किस नियम में निर्धारित है? तो किस नियम में है? आपके रूल नंबर 167 में। किस में है? रूल नंबर 167 में। और इसमें भी क्या है? परिशिष्ट 9 में। किस में है? परिशिष्ट 9 में शक्तियां हैं। क्या है? शक्तियां। ठीक है, प्रदत्त अधिकारों का नियमन करना, तो परिशिष्ट 9 में जो शक्तियां हैं वो किस में आएगी? आपके रूल नंबर 167 में। ठीक है, 61 में सेवा पुस्तिका का संधारण। ठीक है, 164 में सेवा विवरणिका। 168 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981, किसकी बात हो रही है? राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल 1981 की बात हो रही है। किसकी बात होती है? 1981 की। ठीक है, तो अधिसूचना किस दिनांक को जारी की गई? किस दिनांक को जारी की गई है इसकी? तो ये 17 मार्च 1981 की। किसकी बात की गई है? 17 मार्च 1981 की। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके दिन क्या आई थी इसकी? अधिसूचना। ठीक है, किसकी? राजस्थान सेवा कार्य ग्रहण काल 1981 का जो नियम है उसकी 17 मार्च 1981 को। कब से कहाँ तक थे? RSR में पहले ये राजस्थान सेवा सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल 127 से और 140 तक थे। कहाँ थे? 127 से और 140 तक। अब इनको वहाँ से हटा दिया। अध्याय 12 था ये। क्या था? अध्याय 12। ठीक है, और इसको वहाँ से हटा दिया और खुद एक प्रश्नल बना दिया। राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 कब आए थे? 17 मार्च 1981 से। ठीक है, रूल नंबर 127 से 140। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब अपन यहाँ से क्वेश्चन करेंगे राजस्थान सिविल सेवा के नियम। ठीक है, राजस्थान सिविल सेवा लास्ट टॉपिक है। राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम कब का है? नियम 1981 का है। ठीक है, तो ये किस दिनांक से प्रभावी की गई? सूचना आई थी इनकी 17 मार्च 17/3 और 1981 को। ठीक है, तो ये प्रभावी किस दिनांक से किए गए हैं? तो प्रभावी किए गए हैं 1 अप्रैल 1981 से। कब से? 1 अप्रैल 1981 से। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, इससे क्या किए गए हैं? इनको प्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सिविल सेवा नियम 1981 राजस्थान सिविल सेवा कार्य ज्वाइनिंग टाइम नियम 1981 निम्न में से कौन से पर लागू नहीं होता? तो किन पर लागू नहीं होते ये बताओ? कार्य ग्रहण काल नियम किन पर लागू नहीं होते? तो ये आपके कार्यरत कर्मचारियों पर। ठीक है, आकस्मिक में व्यय मद से भुगतान वाले, आकस्मिक व्यय से जो कोई भुगतान प्राप्त करते हैं उन पे भी नहीं होते, और अनुबंधित कर्मचारियों पर। ठीक है, कार्यरत नहीं है यहाँ पे, कार्यदत्त है। ठीक है, कार्यरत कर्मचारियों पर, आकस्मिक व्यय मद में भुगतान करने वाले कर्मचारियों पर और अनुबंधित कर्मचारियों पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 72 क्वेश्चन, किन किन पर लागू नहीं होते ज्वाइनिंग टाइम रूल्स? कार्यरत कर्मचारियों पर, आकस्मिक व्यय मद से भुगतान वाले कर्मचारियों पर और अनुबंधित कार्मिकों पर। ठीक है, इसके जो 127 से ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 127 से 140 तक है, उनमें ये भाग ए में बात हो रही है ये। ठीक है, किस में बात हो रही है? भाग ए में। ठीक है, अब भाग ब की बात होगी। भाग ब में क्या है? परिभाषाएं। कार्य ग्रहण काल से क्या संबंधित है? तो क्या क्या विपरीत है भाई? कार्य ग्रहण काल से क्या समझते हैं आप? तो ये हो जाएगा आपके नए स्थान पर पद ग्रहण करने के लिए दिया गया समय। क्या? नए स्थान पर पद ग्रहण करने के लिए जो समय दिया जाता है उसको कहते हैं कार्य ग्रहण काल। और ये किसमें लिखा हुआ है? ब के दूसरे में। क्या? ब भाग ब में क्या कहती है? परिभाषा, और उसमें दूसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि राज्य कर्मचारी को विदेशिक सेवा में स्थानांतरण किया जाता है तो देय कार्य ग्रहण काल किस विभाग संस्थान की शर्तों से नियमित होता है? यदि राज्य कर्मचारी को, क्या कह रहे हैं? 74वें क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी कमेंट में करिए। यदि राज्य कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण किया जाता है तो देय कार्य ग्रहण काल किस विभाग या संस्थान की शर्तों से नियमित होता है? तो किससे होता है? स्थानांतरण पर जाने एवं लौटने पर। क्या? जाने एवं लौटने पर वैदेशिक संस्थान के अनुसार। किसके
अनुसार वैदेशिक संस्थान की बात हो रही, तो आपके क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानांतरण पर जाने एवं लौटने पर वैदेशिक संस्थान के नियम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार एवं अन्य सरकार, क्या केंद्र सरकार या अन्य राज्यों के कर्मचारी जब राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं तब कार्य ग्रहण काल होंगे? भाई केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी जब राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं तब उनके कार्य ग्रहण काल नियमित होंगे। किस तरीके से नियमित होंगे ये बताना है आपको, किस तरीके से होंगे। तो ये हो गए राजस्थान सरकार में विद्यमान नियमानुसार, क्या राजस्थान सरकार में जो नियम नियम चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही इनको प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। कार्य ग्रहण काल कब स्वीकार किया जाता है? कार्य ग्रहण काल कब स्वीकार किया जाता है? तो बताइए आप, कब स्वीकार किया जाता है कार्य ग्रहण काल? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कब किया जाता है। जनहित में स्थानांतरण होने पर सही है। 180 दिन से ज़्यादा अवधि के अस्थायी स्थानांतरण पर सही है। आगे बढ़ते हैं। पदोन्नति पर भी कार्य ग्रहण दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, किस किस में दिया जाता है? जनहित में स्थानांतरण होने पर, 180 दिन से ज़्यादा अवधि के अस्थायी स्थानांतरण पर, पदोन्नति पर, स्थान परिवर्तन होने पर, तो मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, 180 दिन की बात करिए ना, मैं 180 दिन से अधिक ही होगा ना ट्रांसफ़र, तो उसमें होगा। ठीक है, अरे 180 दिन से अगर कम की बात हो रही है तो उसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्या होगा? नहीं दिया जाएगा ज्वाइनिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य ग्रहण काल किस स्थिति में नहीं दिया जाता? अब यहाँ पे आपको बताना है कि कब नहीं दिया जाता। बताओ कब नहीं दिया जाता। 180 दिन से कम, आ गई बात। अस्थायी स्थान पर, सही बात है। कर्मचारी की स्वयं की प्रार्थना पर भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर कर्मचारी की स्वयं की प्रार्थना पर स्थानांतरण होता है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता। ठीक है, नवीन नियुक्ति पर पद का कार्य ग्रहण करने पर यदि पूर्व में किसी अन्य पद पर नियोजित नहीं है तो भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो कब कब नहीं दिया जाता? 180 दिन से कम समय के अस्थायी स्थानांतरण पर, कर्मचारी की स्वयं की प्रार्थना पर स्थानांतरण पर, नवीन नियुक्ति पर पद का कार्य ग्रहण करने पर यदि पूर्व में किसी अन्य पद पर नियोजित नहीं है तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य ग्रहण काल किस स्थिति में नहीं दिया जाता? वापिस कब नहीं दिया जाता? करेक्ट करेक्ट आंसर बताना है आपको, कब नहीं दिया जाता। तो जनहित में दिया जाता है। ठीक है, 180 दिन से अधिक के लिए भी दिया जाता है। एक स्थानांतरण पर कार्य ग्रहण कर पूर्व उपयोग करने पर, दुबह जाने पर दिया जाता है। तो कर्मचारी की स्वयं की प्रार्थना पर नहीं दिया जाता। ठीक है, कर्मचारी की अगर स्वयं की प्रार्थना होने पर स्थानांतरण हो रहा है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर। किस में लिखा हुआ है आपके? अब तीसरे में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रूल नंबर 3 कौन सा है? ज्वाइनिंग टाइम के रूल है ये। ठीक है, कार्य ग्रहण काल सेवा नियम जो 1981 है उसके नियम के रूल नंबर 3 में कार्य ग्रहण काल की देयता संबंधित नियम निर्धारित है। तो सही विकल्प बताना है आपको, कार्य ग्रहण काल की देयता संबंधित नियम किस विकल्प में है? तो ये है आपके राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल 1981 के नियम 4 में। किसमें है? नियम 4 में किससे संबंधित है? आपके कार्य ग्रहण काल की देयता। किससे? कार्य ग्रहण काल की देयता किसमें है? आपके रूल नंबर 4 में। किसमें है? रूल नंबर 4 में। और सिविल सेवा के कौन से नियम है? 4 में। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? बी। ठीक है, रूल नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य ग्रहण काल निम्न पर देय है, तो कार्य ग्रहण काल कब नहीं दिया जाता? 180 दिन से कम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 180 दिन से कम अगर स्थानांतरण हो रहा है, 180 दिन से कम समय अवधि का स्थानांतरण हो रहा है तो उसके लिए नहीं दिया जाता ज्वाइनिंग टाइम। ठीक है, नए पद पर दिया जाता है। सरकार द्वारा अतिरिक्त घोषित राज्य कर्मचारी को नए पद पर अंतर्लीन करने पर दिया जाता है। विभाग में पद में कटौती होने पर यदि कर्मचारी 30 दिन के भीतर नए पद पर कार्य ग्रहण करता है जब भी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RSR के ज़्यादा नहीं है, 30-40 क्वेश्चन है, इनको आप रट सकते हैं। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
ये इसके ज्वाइनिंग टाइम रूल्स के, एक राज्य कर्मचारियों को कितने दिन तक के लिए अस्थायी स्थानांतरण होने पर कार्य ग्रहण काल नहीं दिया जाता। तो अस्थायी स्थानांतरण पर तो अभी बताया मैंने आपको 180 दिन, कितना 180 दिन से 180 दिन तक का होता है ना, उसमें नहीं दिया जाता। ठीक है, और 180 दिन से अधिक हो रहा है तो उसमें दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये किस में लिखा हुआ है आपके रूल नंबर 4 में। ठीक है, किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कर्मचारी को पद में कटौती के कारण सेवा से हटा दिया या पुनः किसी नवीन पद पर चयनित हो जाए तो उसको कितने दिन की सेवा भंग अवधि को अवैतनिक कार्य ग्रहण काल देकर नियमित किया जाता है। अवैतनिक कार्य ग्रहण काल देकर नियमित किया जाता है, तो कितने दिन की दी जाती है बताइए। 30 दिन की दी जाती है। कितने दिन की दी जाती है, 30 दिन की। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कितने दिन की दी जाती है। ठीक है, तो 30 दिन की दी जाती है। ठीक है, और इसका आंसर आप बताइए कौन से नियम में लिखा हुआ है, कार्य ग्रहण काल का कौन सा ये रूल है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य ग्रहण काल अवधि का राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 के किस नियम में है। तो कार्य ग्रहण काल की अवधि किस नियम में है, कार्य ग्रहण काल की अवधि किस नियम में है बताओ। रूल नंबर 7 में, किस में है, रूल नंबर 7 में कार्य ग्रहण काल अवधि है। ठीक है, राजस्थान सिविल सेवा के रूल नंबर 7 में है, किस में, रूल नंबर 7 में। ठीक है, अब आप रूल नंबर 4 में क्या है, कार्य ग्रहण काल की देयता, क्या है, कार्य ग्रहण काल की देयता। रूल नंबर 5 में क्या है, कार्य ग्रहण काल के वेतन एवं भत्ते, क्या है, वेतन एवं भत्ते। ठीक है, छठे में क्या है, अनुपयोगी कार्य ग्रहण दिन, क्या है, अनुपयोगी कार्य ग्रहण दिन। ठीक है, सातवें में अभी बताया मैंने आपको कार्य ग्रहण काल अवधि, सातवें में क्या है, कार्य ग्रहण काल अवधि। ठीक है, तो देयता 4 में है, कार्य ग्रहण काल की देयता 4 में, कार्य ग्रहण काल के वेतन एवं भत्ते 5, अनुपयोगी कार्य ग्रहण काल के दिन 6 और सातवें कार्य ग्रहण काल की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने पर कर्मचारियों के आवास परिवर्तन नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, अगर आवास परिवर्तन नहीं हो तो कार्य ग्रहण काल की कितनी अवधि का स्वीकृत होगा। अगर उसका आवास परिवर्तन नहीं हो रहा तो 1 दिन का दिया जाता है, कितना दिया जाता है, 1 दिन का। ठीक है, और आपके नवीन नियुक्ति पर 180 दिन से कम समय पर ये जीरो, कोई कार्य ग्रहण काल अवकाश कब नहीं दिया जाता, जब एक नवीन नियुक्ति पर 180 दिन से कम समय का अस्थायी स्थानांतरण होता है तो कोई कार्य ग्रहण काल अवधि नहीं दी जाती। 1 दिन की कब दी जाती है, जब उसका आवास परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी का पंचायत से 2 किलोमीटर की दूरी पर परंतु आवास की परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, आवास परिवर्तन नहीं किया लेकिन 2 किलोमीटर दूरी पर उसका ट्रांसफ़र कर दिया तो उसको ज्वाइनिंग टाइम कितना दिया जाएगा, उसे भी 1 दिन का ही दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 1 डे का। कब नहीं दिया जाता, जीरो किसके लिए, जिसके लिए 180 दिन से कम का, 180 दिन तक का या 180 दिन से कम का अस्थायी स्थानांतरण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी का 1100 किलोमीटर की दूरी के स्थान पर किया गया। ठीक है, ट्रांसफ़र खा कर दिया उसका 1100 किलोमीटर की दूरी पर, इसके द्वारा 300 किलोमीटर उसने सड़क से कर ली क्योंकि वहाँ पे रेल मार्ग जुड़ा नहीं होने के कारण। ठीक है, तो कर्मचारी को कितना कार्य करने दिया जाएगा, भाई बस से जा रहा है, सड़क का मतलब बस से, तो बस से कितना टाइम लगता है आपके जाने में, 15 दिन का दिया जाता है। बस से लिए कितना दिया जाता है, अगर आप 1000 किलोमीटर तक, ठीक है, अगर आप 0 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हो और अगर बस से जाते हो आप तो आपको दिया जाता है 12 दिन का। कितने द्वारा दिया जाता है, 12 दिन का, ठीक है। लेकिन आप 1000 से ज़्यादा करते हो और बस से करते हो तो आपको 15 दिन का दिया जाता है। किससे दिया जाता है, 15 दिन से। ठीक है, बस से कितने का दिया जाता है, 15 दिन का, और रेल से कितने का दिया जाता है, 12 दिन का। ठीक है, ये दोनों कंडीशन क्या है, जब 1000 से ज़्यादा। ठीक है, क्या, 1000 से ज़्यादा। ठीक है, बस के लिए कितना है, 15 दिन, और रेल के लिए कितना है, 12 दिन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दूरी
डाउट और भी ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। एक राज्य कर्मचारी को 20 किलोमीटर की दूरी पर किया गया कर्मचारी को कितना, उसका ट्रांसफर 20 किलोमीटर की दूरी पर कर दिया, तो कर्मचारी को कितना कार्य ग्रहण काल दिया जाएगा, बताओ। अब आपके, अब जीरो से और हजार के बीच, क्या जीरो से और हजार के बीच में जाते हो ना, तो अगर आप बस से जाते हो, किससे जाते हो, बस से, तो बस के लिए लगते हैं 10 दिन। और अगर आप रेल से जाते हो तो रेल से आपके लगते हैं 12 दिन। ठीक है, 12 दिन का देते हैं। तो आपके क्या हो जाएगा, तो वो दूरी पर किया गया है तो उसको दिया जाएगा, बस से दिया जाएगा। ठीक है, राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण 20 किलोमीटर की दूरी पर किया गया, तो कर्मचारी को कितना कार्य ग्रहण, अपन नॉर्मल अर्थात डिफॉल्ट रूप में किसको चुनेंगे, अपन बस को। ठीक है, तो 10 दिन का क्या माना जाएगा, 10 दिन का। ठीक है, जीरो से हजार के बीच में आपके बस का माना जाता है, और जैसे, और एक नियम और है इसमें, अगर आपको जीरो से और 200 किलोमीटर के बीच में जाते हैं ना आप, जीरो से 200 किलोमीटर, तो उसमें भी आपके 10 दिन का ही माना जाता है। क्या माना जाता है, 10 दिन का। ठीक है, अब 200 से ऊपर जाएगा, 200 से हजार के बीच में, तो 200 के हजार के बीच में आपके बस से जाएगा तो 10, और रेल से जाएगा तो 12 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ करो, यदि कर्मचारी का ट्रांसफर 30 किलोमीटर की दूरी पर कर दिया, 40 किलोमीटर की दूरी उसने सड़क से दी गई, तो कितना हुआ उसका, 300 से, मतलब 200 से अधिक है तो किससे करेगा वो, बस से। बस से कितना लगेगा, बस से हजार तक कितना लगता है, 10 दिन, और रेल से कितना लगता है आपके, बताओ, बस से कितना लगेगा तो उसका, 10 दिन, कितना लगा, 10 दिन। ठीक है, कितना लगेगा, एक राज्य कर्मचारी को स्थानांतरण 300 किलोमीटर की दूरी पर किया गया था, उसके द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से कर दी। ठीक है, तो तय की गई उसे कितना कार्य ग्रहण काल दिया जाएगा, तो कितना कार्य ग्रहण काल दिया जाएगा उससे बताओ। जीरो से हजार किलोमीटर के लिए अपने लिए कितना होता है, 10 दिन होता है। रेल के लिए कितना होता है, रेल के लिए 10 दिन, और बस के लिए क्या होता है, 12 दिन। क्या होता है, 12 दिन, और जीरो से 200 के लिए मानते हैं तो 10 दिन। तो अपन यहाँ पे रेल का, बस का 12 दिन होता है, रेल का क्या होता है, 10 दिन। ठीक है, तो पहले रेल का है, जो सब कम होगा वो दिया जाता है हमेशा, सबसे कम जो होता है ना वो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण होने पर नए पद पर कार्य ग्रहण के लिए 400 किलोमीटर दूरी तय की गई, परंतु रेल मार्ग से जुड़े होने पर कर्मचारी द्वारा सड़क मार्ग से यात्रा की गई। रेल मार्ग से जुड़े होने के बाद भी कर्मचारी सड़क मार्ग से गया है, तो कर्मचारी को कार्य ग्रहण काल दिया जाएगा, तो क्या दिया जाएगा बताओ उसको, रेल का ही दिया जाएगा, रेल मार्ग से जुड़े होने पर भी वो सड़क मार्ग से यात्रा कर रहा है वो, तो रेल का ही दिया जाएगा। ठीक है, किसका दिया जाएगा, रेल का। तो रेल का कितना होगा, 10 दिन, कितना होता है, 10 दिन, हजार के बीच में क्या होता है, 10 दिन का, तो क्या दिया जाएगा, 10 दिन का। ठीक है, बस का कितना होता है आपके, 12 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी को 2000 किलोमीटर, क्या, एक कर्मचारी को 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जाना है, और 200 किलोमीटर से अधिक सड़क मार्ग से यात्रा करना आवश्यक है, तो कार्य ग्रहण काल होगा, तो 2000 किलोमीटर से अधिक पर आपके कितने दिन का दिया जाता है, 15 दिन का। कितने दिन का दिया जाता है, 15 दिन का। ठीक है, कितने दिन का दिया जाता है, 15 दिन का। हजार तक, अगर आप हजार, जीरो से हजार के बीच में जाते हैं तो उसमें अगर रेल से जाते हैं तो आपको 10 दिन, और अगर आप बस से जाते हैं तो आपके 12 दिन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहा था, मतलब आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहा है, मतलब वो क्या हो गया, एपीओ। क्या हो गया, एपीओ। तो इसका स्थानांतरण पूर्व पद से 400 किलोमीटर की दूरी पर कर दिया, तो एपीओ जो हो जाता है ना उसको सिर्फ 4 दिन का ही दिया जाता है। कितने दिन का दिया जाता है, 4 दिन का। ठीक है, 1000 किलोमीटर तक रेल से जाएगा तो 10 दिन, और बस से जाएगा तो 12 दिन। ठीक है, एपीओ जो कर्मचारी हो जाता है उसको 4 दिन का ही ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रूल नंबर 7 में लिखे हुए हैं ये सारे ज्वाइनिंग टाइम की जो अवधि है पूरी, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम की अवधि पूरी 7 नंबर में लिखी हुई है। किसमें किसमें लिखी हुई है? रूल नंबर 7 में। कार्य ग्रहण काल की वेरी इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 7 में। राज्य कर्मचारी जिसे कार्यभार में कई भंडारों का कार्यभार, क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, कई भंडारों का कार्यभार दिया गया है। कितने का? कई भंडारों का। तो कितने दिन का कार्य ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है उसको? 7 दिन का। कितने दिन का दिया जाता है? 7 दिन का, ठीक है। एक से आपके 7 दिन का कब दिया जाता है? जब कई भंडारों को कार्यगार में, ठीक है। और 3 दिन का कब दिया जाता है? जब एक से अधिक कोषागारों में, ठीक है। और आपके जैसे जयपुर और जोधपुर है, उनके कोषागारों को 7 दिन का फिक्स कर रखा है, ठीक है। किनको? जयपुर और जोधपुर के। जयपुर प्लस जोधपुर के जो कोषागार है उनको 7 दिन का दिया जाता है और अन्य कोषागारों को 3 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य ग्रहण काल में 30 दिन की अवधि का 30 दिन तक की वृद्धि करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? कार्य ग्रहण काल ज्वाइनिंग टाइम में 30 दिन की वृद्धि कौन कर सकता है? बताओ कौन कर सकता है? विभागाध्यक्ष कर सकता है। कौन कर सकता है? विभागाध्यक्ष। किसमें लिखा हुआ है? परिशिष्ट 9 में। परिशिष्ट 9 में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे ज्यादा करेगा तो कौन करेगा? वित्त विभाग। कौन करेगा? वित्त विभाग। ये किसमें लिखा हुआ है? आपके रूल नंबर 10 में, आरएसआर के रूल नंबर 10 में। आरएसआर सॉरी नहीं, राजस्थान कार्यग्रहण काल सेवा नियम, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? विभागाध्यक्ष। परिशिष्ट 9 रूल नंबर राजस्थान सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981, ठीक है। कार्यभार ग्रहण काल में 30 दिन से अधिक की वृद्धि कौन कर सकता है? 30 दिन से ज्यादा की वित्त विभाग कर सकता है। 30 दिन की तक की तो कौन करेगा? विभागाध्यक्ष। और 30 दिन से अधिक की वित्त विभाग, ठीक है। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 10 में। किसमें? रूल नंबर 10 में। किसके? सेवा नियम 1981 वाले के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य ग्रहण काल अवधि में विशेष परिस्थितियों के कारण 30 दिन से अधिक वृद्धि करनी पड़ती है, तो मार्गदर्शक सिद्धांत हेतु यात्रा के तैयार की गई कितना समय गणना में लिया जाएगा? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। कार्यभार ग्रहण काल अवधि में विशेष परिस्थितियों के कारण 30 दिन से अधिक वृद्धि करनी पड़ती है, तो मार्गदर्शक सिद्धांत, क्या? मार्गदर्शक सिद्धांत हेतु यात्रा की तैयारी के लिए कितना समय दिया जाता है? तो यात्रा की तैयारी के लिए समय दिया जाता है 8 दिन। कितने दिन दिया जाता है? 8 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर और जयपुर कोषागार के अधिकारी को कार्यभार देने के कार्य ग्रहण काल के अतिरिक्त कितना समय दिया जाता है? तो कार्य ग्रहण काल दिया जाता है ना, तो उसके अतिरिक्त जयपुर और जोधपुर वाले को कितना दिया जाता है? 7 दिन का। कितने दिन का दिया जाता है? 7 दिन का, ठीक है। जयपुर प्लस जोधपुर के वाले को जो ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है उसके अतिरिक्त 7 दिन का दिया जाता है, ठीक है। और अगर इनसे अलावा कोई दूसरे कोषागार है तो उनमें 3 दिन का एक्स्ट्रा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर और जोधपुर कोषागारों को छोड़कर अन्य कोषागारों के मामले में स्थानांतरण पर कार्यभार देने हेतु कार्य ग्रहण काल के अतिरिक्त कितना समय दिया जाता है? तो ये आ जाएगा आपके 3 दिन का। कितने दिन का दिया जाता है? 3 दिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मचारियों को आदेशों की प्रतिष्ठा, ठीक है। तो आदेशों की प्रतीक्षा मतलब एपीओ कर रखा है, तो एपीओ के लिए कितने दिन का दिया जाता है? 4 दिन का, ठीक है। 4 दिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राज्य कर्मचारी को 100 किलोमीटर की दूरी पर ट्रांसफर कर दिया। पूर्व पद से 12/10/2012 को मध्याह्न पश्चात कार्य मुक्त किया। दिनांक 13 से 15 तक सार्वजनिक अवकाश था, तो मैं किस दिनांक तक कार्य ग्रहण करेंगे? अवकाशों को संयोजन कर लेते हैं भाई। अवकाशों को क्या कर लेते हैं? शामिल कर लिया जाता है उसी में ही। ऐसे नहीं है कि अवकाश और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अवकाशों को क्या कर लिया जाता है? शामिल। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 12/10 को है तो 22/10 को आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 22/10 को, ठीक है। वो
100 किलोमीटर की दूरी पे कितने दिन का मिलेगा? 10 दिन का मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 दिन का। तो 10 दिन, 12 में 10 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, और अवकाश इसी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राज्य कर्मचारी को 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरण होने पर 10/10/2011 को मध्याह्न पूर्व, क्या मध्याह्न के पूर्व ही है, ये पूर्ण नहीं पूर्व है, उसके पूर्वी कार्य मुक्त कर दिया। तो कार्य ग्रहण काल का पूर्ण उपयोग करने के तुरंत पश्चात 2 दिन का राजकीय अवकाश आ गया। उसके पश्चात 2 दिन का अवकाश आता है तो किस दिनांक तक कार्य ग्रहण करेगा? तो बताओ कब करेगा? 10/10 को उसको 10/10 के दिन मध्याह्न पूर्ण कार्य मुक्त कर दिया, तो मध्याह्न पूर्ण कर दिया तो उसी दिन से स्टार्ट करेंगे, उस दिन को भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो 0 से 500 किलोमीटर की दूरी, तो 0 से 500 किलोमीटर की दूरी में कितना करेंगे, कितना जोड़ेंगे? 10 दिन। कितना मिलेंगे? 10 दिन। तो 10 को भी गिनेंगे, तो 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, कितना हो गया? 19। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 दिन हो गए ना। 10 को शामिल करेंगे क्योंकि मध्याह्न पूर्व है, तो 10 दिन तो ये प्लस 2 दिन अवकाश। ठीक है, क्योंकि 2 दिन आगे अवकाश पड़ गया, बीच में नहीं आ रहा, बीच में आ जाता तो जुड़ जाता, लेकिन आगे पड़ गया तो फिर उसको जोड़ेंगे। तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 20 और 21, तो कितनी तारीख को हो जाएगा? 21 तारीख को। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 तारीख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 101। यदि राज्य कर्मचारी कार्य ग्रहण काल का उपयोग नहीं करता है, क्या नहीं करता है? उपयोग ही नहीं कर रहा, तो उसके अनुपस्थित अनुपयोजित कार्य ग्रहण काल को जोड़ा जाता है। भाई कार्य ग्रहण काल को उसको दे दिया और वो उपयोग नहीं कर रहा, मतलब उसके पहले ही उसने ज्वाइनिंग कर ली। ठीक है, तो उसको किसके रूप में जोड़ दिया जाता है? उपार्जित अवकाश के रूप में। किसके रूप में जोड़ दिया जाता है उसको? कार्य ज्वाइनिंग टाइम को किस में जोड़ दिया जाता है? उपार्जित अवकाश के रूप में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचे हुए दिनों को उपार्जित अवकाश में जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुपयोजित कार्य ग्रहण काल में अधिकतम कितने दिवस उपार्जित, अनुपयोजित कार्य ग्रहण काल में अधिकतम कितने दिवस उपार्जित अवकाश में जोड़े जाते हैं? तो कितने दिवस उपार्जित अवकाश में जोड़े जाते हैं? 15 दिन। कितने दिन जोड़े जाते हैं? 15 दिन। मैक्सिमम 15 दिन ही जोड़ सकते हैं। कितने? उपार्जित अवकाश में मैक्सिमम 15 दिन, 15 दिन से ज़्यादा नहीं जोड़ सकते। ठीक है, आपको मान लो 30 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिला तो उसमें से सिर्फ 15 दिन का ही ज्वाइनिंग किया जाएगा, बाकी नहीं जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी सेवा 3 वर्ष से कम हो, प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा अन्य पद पर चयन हो जाता है, तो अवैतनिक कार्य ग्रहण काल दिया जाता है। तो यदि कर्मचारी उसका उपभोग नहीं करते हैं तो उसके उपार्जित अवकाश लेखों में अवकाश जोड़े जाते हैं। तो उसके उपार्जित अवकाश लेखों में क्या अवकाश जोड़े जाते हैं? कितने अवकाश जोड़े जा सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कितने अवकाश जोड़े जाते हैं। अगर वह 3 वर्ष से कम सेवा का, 3 वर्ष से कम सेवा का है तो कोई अवकाश नहीं जोड़ा जाता उसके। ठीक है, क्या कोई अवकाश नहीं जोड़ा जाता? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 6 में। किसके? राजस्थान सेवा ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राज्य कर्मचारी को एक स्थानांतरण की अवधि में नवीन स्थान पर पदभार ग्रहण करने को कहा जाए तो पूर्व स्थान से भिन्न हो, भाई पहले के स्थान से अलग जगह पे हैं तो उसका कार्य ग्रहण काल दिया जाएगा। भाई राज्य कर्मचारी को स्थानांतरण की अवधि में नवीन स्थान पर पदभार ग्रहण करने को कहा जाए तो उसका नवीन भिन्न पूर्व स्थान से अलग जगह पे है तो कार्य ग्रहण काल दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा? तो ये आपके पूर्व के कार्य ग्रहण काल के अतिरिक्त नए सिरे से कार्य ग्रहण दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्व कार्य ग्रहण के अतिरिक्त नए सिरे से कार्य ग्रहण दिया जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य ग्रहण काल में कर्मचारी को वेतन देय है। कार्य ग्रहण काल में कर्मचारी को वेतन देय है, तो 105 में कार्य ग्रहण काल में कर्मचारी को वेतन कितना दिया जाता है? बताओ कितना दिया जाता है? जो पूर्व पद पर प्राप्त वेतन है ना उसके समान, परंतु यात्रा भत्ता ही नहीं दिया जाता। बस क्या नहीं दिया जाता? यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पूर्व पद पर प्राप्त वेतन के समान परंतु स्थायी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 5। किसके? राजस्थान सेवा ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981।
दोस्तों आपने अभी तक अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जल्दी ही हम आपके लिए GF एंड AR के 400 क्वेश्चन वाली वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिससे आपका फिर 50 नंबर का कंप्लीट मटेरियल आपका कंप्लीट हो जाएगा। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की स्थानांतरण पर कार्य ग्रहण काल दिया जाता है। तो परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को स्थानांतरण कार्य ग्रहण काल कितना दिया जाता है? तो केवल यात्रा करने में लगा जो समय ना वास्तविक वही दिया जाता है। प्रोबेशन पीरियड में जो स्थानांतरण होता है उस पर कार्य ग्रहण काल कितना दिया जाता है? जो केवल यात्रा करने में जो समय लगता है ना, सिर्फ वही दिया जाता है। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 14 किसका? राजस्थान सेवा कार्य ग्रहण काल ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है, 1981 वाले नियम में, कि उसके 14वें नियम में, ठीक है, कितना वास्तविक समय जो लगता है वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को स्थानांतरण पर कार्य ग्रहण काल देने से संबंधित निर्देश किस दिनांक को जारी किए गए? परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को स्थानांतरण पर कार्य ग्रहण काल देने से संबंधित निर्देश किस दिनांक को जारी किए गए? तो किस दिनांक को जारी किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट है, 21/08/2007 से। कब से? 21/08/2007 से। सी ऑप्शन, 21/08/2007 से सी ऑप्शन करेक्ट है। किसमें लिखे हुए हैं? राजस्थान सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 और 14वां नियम, ठीक है। रूल नंबर 13वें में क्या लिखा हुआ है? रूल नंबर 13वें में कार्य ग्रहण अवधि का प्रारंभ और, ठीक है, कार्य ग्रहण अवधि का प्रारंभ किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 13 में। और कब से होता है? अगले दिन से। कब से होता है कार्य ग्रहण अवधि? अगले दिन से, जिस दिन से दी जाती है उसके अगले दिन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों अगर आपने 5G टेक सॉल्यूशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर RPSC, RAS, RSM, SSB, LDC, राजस्थान पुलिस, इन सभी के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। और जल्दी ही आपके लिए GF एंड AR की 400 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। 500 क्वेश्चन आपके RSR के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब आपके GF एंड AR की वीडियो आएगी। तो धन्यवाद।